जी। सी आर, जो चीज़ हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी उसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पहले ले लें, तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं चीज़ों को। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका चैप्टर नंबर 4, सॉरी 3 था, ग्लोबल मैनेजमेंट। जैसे मेरा क्वेश्चन आया जी जी। जी सर, मैंने पूछना है क्वेश्चन। हाँ जी सर, ये पूछ। पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड बता दें। जी ये भी बता देते हैं। पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड। जी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर। ओके सर। जी यहाँ पे भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, उसने बोला जी कि पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड को एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें। देखिए यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द व्यू दैट द मैनेजर इन द होस्ट कंट्री नो द बेस्ट वर्क अप्रोचेज एंड प्रैक्टिसेस फॉर रनिंग देयर बिजनेसेस। इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। एक तो नंबर वन ये है कि जो काम करने के तरीके हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो एक्चुअली वही हैं जो नॉर्मली होस्ट कंट्री में परफॉर्म की जाती हैं। ये बेसिकली एक आपका एटीट्यूड है, जिस तरह से वो यहाँ पे आपको ये भी एक्सप्लेन भी कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे जी देखो नेक्स्ट, और वो कह रहा है कि इज़ अ व्यू दैट द एम्प्लॉयज़ इन द होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री क्या है? द फॉरेन कंट्री इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग बिजनेस know the best work approaches and practices for running their businesses. Managers with this attitude view every foreign operations as different and hard to understand. Thus, they are likely to let employees to in those locations figure out how best to do things. बेसिकली क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है। जब आप ये कहते हैं कि आपका सपोज़ कि पाकिस्तान का ही आपकी कंपनी है और आप बिज़नेस जो है वो किसी दूसरे, सपोज़ कि आप चाइना में जाके कर रहे हैं। जब आप चाइना में बैठ के बिज़नेस कर रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि चाइना में बैठे हुए जो आपकी अप्रोचेज़ हैं, जो आपके वर्क डूइंग्स हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं। जी तो वो बेसिकली इस एटीट्यूड को बेसिकली हम पॉलीसेंट्रिक का नाम देते हैं, कि आप उस होस्ट कंट्री में बैठ के उनकी जब प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो उनको हम फिर पॉलीसेंट्रिक का नाम देते हैं। क्लियर? और आई वुड रिक्वेस्ट कि जिसका क्वेश्चन है माइक सिर्फ वही ऑन करे, बाकी लोग ऑफ कर दें, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है सर। जी सर। जी क्लियर है जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, चलें, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज हम बात करेंगे। आज हम दो चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 4 है और आपका चैप्टर नंबर 5 है। अब इसमें से जो चीज़ें सिर्फ आपको पिक करनी है वो सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट्स आपने यहाँ से पिक करने हैं। जो 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 चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा उसको आप अपने पास नोट करते जाएं, या जैसे भी आपने अपने नोट्स बनाने हैं उनको बनाते जाएं। तो आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वह आपका वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, वैल्यूइंग ऑफ डाइवर्स वर्क फोर्स। तैयब रबानी, तुम्हारा माइक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको म्यूट करो। फ़हद आप भी अपना माइक म्यूट करें। अच्छा जी, ये इस चैप्टर के चंद एक जो है वो लर्निंग आउटकम्स हैं।
जिसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, आप इसमें किस तरह से जो है वो आप इसको इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, और फिर डिस्क्राइब द चेंजिंग वर्क प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि ये बुक अमेरिकन बेस्ड है तो इसलिए यहाँ पे एग्जांपल्स भी यूएस से रिलेटेड ही हैं। फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा कि डाइवर्सिटी की टाइप्स क्या हैं जो वर्क प्लेस पे देखी जाती हैं, और फिर कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो मैनेजर्स को फेस करना पड़ते हैं ड्यूरिंग देयर मैनेजरियल एक्टिविटीज़। और फिर मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स बताएंगे कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को किस तरह से वो हैंडल करते हैं, उसकी भी यहाँ पे डिस्कशन की जाएगी। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको सीखने की है वो ये है कि व्हाट डू वी एक्चुअली नो बाय द टर्म वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, द वेज इन विच पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट फ्राम एंड सिमिलर टू वन एंड अदर। अब ये आपकी बेसिकली डाइवर्सिटी है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर हम क्लास की बात करें तो हमारी क्लास में बीबीए के सेकंड सेमेस्टर में डाइवर्सिफिकेशन को अगर हमने चेक करना है तो डाइवर्सिफिकेशन किन किन पॉइंट से हो सकती है। जैसे आपको यहाँ पे लिख रहा है द वेज इन विच पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट फ्रॉम एंड सिमिलर टू वन एंड अदर। अब जब डिफरेंट फ्रॉम है तो अगर आप किसी एक से डिफरेंट है तो डेफिनेटली आप किसी दूसरे के साथ सिमिलर भी होंगे, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है जेंडर का। कि अगर हम जेंडर डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे पास दो जेंडर्स हैं, एक हमारे पास फीमेल और दूसरा हमारे पास मेल स्टूडेंट्स हैं। और जो फीमेल्स मेल से डिफरेंट हैं वो डेफिनेटली दूसरी फीमेल्स के साथ सिमिलरिटीज़ हैं। इसी तरह से जो मेल्स डिफरेंट हैं फीमेल से तो वो बाकी मेल्स के साथ सिमिलर होंगे। तो डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने अंडरस्टैंड करना है। अब ऑर्गेनाइजेशंस में क्लास में इस जो हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं ये हमने जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायमेंशन की बात की है, तो ये आपके डिफरेंट डायमेंशंस भी हो सकती हैं। अब इसको अगर हम डिफरेंट डायमेंशंस में डिस्कस करना चाहें तो क्या हो सकता है कि लॉजिस्टिकली आप लोग कितने डाइवर्सिफाइड हैं, जिसका मतलब ये है कि कौन कौन से लोग कौन कौन से शहरों से आए हैं। तो फिर पता चलता है कि कुछ लोग फैसलाबाद के हैं, कुछ लोग दूसरे सिटीज़ के हैं, कुछ मुल्तान से है, कोई शोरकोट से है, कोई लाहौर से है, कोई आपका सरगोदा से है। तो आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिटी भी आ जाती है। फिर अगर आप इसको और थोड़ा ज़्यादा देखना चाहें तो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी डाइवर्सिटी में अर्बन के जो है वो अर्बन एरियाज़ के लोग कौन कौन से हैं और रिमोट एरियाज़ के कौन से हैं, वो लोग जो शहर की आबादी में रहते हैं, शहरी आबादी में रहते हैं, वो अर्बन कहलाते हैं। तो वो और उसके ऑपोजिट ऐसे लोग जो आपके नॉन अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जिनको हम आपके विलेज साइड भी कह सकते हैं, कंट्री साइड कह सकते हैं उनको। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी डाइवर्सिटी आ जाती है। फिर इसमें एक डाइवर्सिटी ये भी आती है कि ऐसे लोग जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके पास जॉब्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिपेंडेंट हैं, तो ये भी आपकी एक डाइवर्सिटी आ जाती है। नॉर्मली जब बीबीएस बच्चा स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो उनमें से ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट ही होते हैं, वो इंडिपेंडेंट कम ही होते हैं। फिर वो डिफरेंट लेवल्स हैं डाइवर्सिटी के ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको ये देखें यहाँ पे अभी हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो किस तरह से हो सकते हैं कि डेमोग्राफिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी टेंड टू थिंक ऑफ व्हेन वी थिंक ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें नंबर 1 एज, रेस, जेंडर, एथनिसिटी, जिसमें आपकी एज आ जाती है क्योंकि आप लोग सारे एफएससी या आईकॉम ग्रेजुएट्स हैं तो ऑलमोस्ट सबका एज ग्रुप ऑलमोस्ट सेम ही होगा। लेकिन अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो वी कैन गो फॉर के उसकी अगर हम सेग्रीगेशन करना चाह रहे हैं तो जी जनवरी वाले कौन से हैं, फरवरी वाले कौन से हैं, मार्च वाले कौन से हैं। अगर हम रेस की बात करना चाहें, रेस ये वही रेसिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी बात की थी, जिसको आजकल अमेरिका बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है कि आप लोग किन किन ज़ात से आपका ताल्लुक़ है। फिर आपके पास जेंडर जो अभी मैंने बात की, और एथनिसिटी के आपकी जो स्पिरिचुअल रिचुअल्स हैं, आपके जो मज़हबी एसोसिएशन है वो किस ग्रुप के साथ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो हम इस डाइवर्सिटी को देख सकते हैं। अब इसमें वो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी की बात कर रहा है कि इजीली परसीव डिफरेंसेस दैट मे ट्रिगर सर्टेन स्टीरियोटाइप्स बट दैट डू नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्ट द वेज पीपल थिंक और फील। वो ऐसी डिफरेंशिएशंस जो नेकेड आई से नज़र आ सकती हैं, सरफेस लेवल की बात कर सकते हैं। जैसे अभी जो मैंने बात की है कि जो गोरे का और काले का जो सिलसिला आजकल चल रहा है,
वो बहुत ज़्यादा, और वो बेसिकली आपकी सरफेस लेवल डाइवर्सिटी ही है। फिर इसी तरह से हम मोटे पतले का भी जो है वो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं, लंबे का और छोटे के कद वाले का भी हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। तो ये आपकी सारी जो हैं वो सरफेस लेवल डाइवर्सिटीज़ कहलाती हैं। अब उन डाइवर्सिटीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि 1960s में वो क्या था, अर्ली 80s में क्या था, लेट 80s में क्या था। तो ये चीज़ें अभी आपके लिए कोई ऐसा को मायने नहीं रखती। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे इस बुक में एक्सप्लेन की गई हैं ना, या नॉर्मली जब बुक्स पब्लिश की जाती हैं तो एक्सप्लेन की जाती हैं, तो कोई भी ऐसे हवा में बात नहीं होती। वो सारी की सारी बेसिकली आपकी पब्लिश्ड चीज़ें होती हैं। आप ये देखें, यहाँ पे आपको सोर्स उसने दिया गया है कि ये जो सारी की सारी आपने यहाँ पे जो डिवीजन देखी हैं वो बेसिकली कहाँ छपी है, और वो छपी है यहाँ पे इस टाइटल के नीचे। इन लोगों ने लिखा और इस तारीख को पब्लिश हुआ। तो यू कैन इवन असेस दिस वन ऑन इंटरनेट, और अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको वहाँ पे डिटेल में डिस्कस भी कर सकते हैं। फिर आ जाती है आपके पास यहाँ पे डीप लेवल डाइवर्सिटी। डीप लेवल डाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंसेस इन वैल्यूज़, पर्सनैलिटी एंड वर्क प्रेफरेंसेस। अब ये वो डाइवर्सिटीज़ हैं जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आती, ये डीप लेवल है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि डाइवर्सिटी जो बेसिकली है उसके दो डिफरेंट लेवल्स हैं, एक आपकी सरफेस लेवल है, एक आपका डीप लेवल है। सरफेस लेवल वो है जो आपको स्ट्रेट अवे सामने नेकेड आई से नज़र आ जाता है, लेकिन जब डीप लेवल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो वो ऐसी डाइवर्सिफिकेशंस जो आपकी इंडिविजुअली आपके इनर सेल्फ के साथ रिलेट कर रही होती हैं। जैसे आपकी वैल्यूज़ हैं, आप कितने सच्चे हैं, आप खुद से आपकी इनर वैल्यूज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका बिलीफ क्या है, आपका पर्सनालिटी किस तरह की है, आपकी वर्क प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो आपके कॉन्शियंस के साथ, आपके इनर सेल्फ के साथ रिलेट करती हैं। तो ये बेसिकली आपकी दो डिफरेंट अब डाइवर्सिटीज़ हैं। अब जो मैनेजर के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि यू कैन नॉट अवॉइड दिस डाइवर्सिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम ये कहें जी कि अगर आप ये कहें जी कि मेरे पास हम जो कारोबार कर रहे हैं उसमें हम सारे के सारे एक ही सोच के लोग रख सकते हैं, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ उसकी सोच मैच नहीं करती। तो एक चीज़ तो हमने ये यहाँ पे अंडरस्टैंड की क्या डाइवर्सिटी को यू कैन नॉट अवॉइड। अब उस डाइवर्सिटी को आपने यूज़ कैसे करना है, इसको कन्वर्ट कैसे करना है इनटू योर पावरफुल वर्क फोर्स, ये किसी भी एक मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि यू मस्ट नो कि आपकी ये तीन चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। नंबर वन, people's management, better use of employee talent, increase quality of team problem solving efforts, ability to attract and retain employees of diverse backgrounds। बेसिकली आपको समझाने का मकसद ये है कि जब आपके पास डाइवर्सिटी होती है और उस डाइवर्सिटी को आपने एज ए चैलेंज नहीं लेना है, एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है। और उस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरह से यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट एम्प्लॉयज़ कैडर है, लोग हैं, अब उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हर एक बंदा किस दूसरे बंदे के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, अपने अपने इंडिविजुअली हर कोई अपने पॉइंट को व्यू के साथ इंटेलिजेंट होता है। अब उनके उस इंटेलिजेंस को यूज़ करना बेसिकली ये आपकी मैनेजमेंट कहलाती है। अब जब आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं तो उसको हम पीपल मैनेजमेंट बोलते हैं। इसी तरह से इंक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स हैं। फिर एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉयज़ ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड्स। अगर आपके पास डाइवर्सिफिकेशन है तो आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ पे फोकस करना है कि आपकी पीपल मैनेजमेंट सबसे अच्छी होनी चाहिए। पीपल मैनेजमेंट इंडिविजुअली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो मैनेजमेंट जो आपकी पीपल्स के साथ रिलेट कर रही होती है। फिर जब आप इंडिविजुअल्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो यू आर सपोज टू बी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एज वेल, reduced cost associated with high turnover, absenteeism and lawsuits, enhanced problem solving abilities, improved system flexibility। जब आप इन लोगों पे काम कर लेते हैं तो आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं। कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो सकती है? तो लोग आपको छोड़ के नहीं जाते,
जब आपको लोग छोड़ के नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली आप नए लोगों को हायर भी नहीं करेंगे। जब आप नए लोगों को और पुराने लोगों को जाने नहीं देंगे, किसी को नए को आने नहीं देंगे, तो एक कंटिन्यूटी जो है वो आपके ऑपरेशंस में नज़र आती है। जिस तरह आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबा चलते हैं, उतना ही आपके लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होता है, क्योंकि आप एक दूसरे के प्लस एंड माइनसेस को समझ चुके होते हैं। फिर इसी तरह से जब आपका बढ़ जाता है पीपल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, तो फिर आप एब्सेंटिज्म को भी कंट्रोल कर लेते हैं। डेफिनेटली जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको किसी एम्प्लॉय के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपका एब्सेंटिज्म भी कम हो जाएगा। एब्सेंटिज्म ये आपकी छुट्टियां बेसिकली कहलाती हैं। और फिर आपके पास लॉ सूट्स हैं, आपकी वो कानूनी कार्रवाइयाँ, लॉ सूट्स जो अक्सर कंपनीज में देखने को मिलता है कि जी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस पे कर देते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ पे कर देती हैं, तो वो भी कम हो जाती हैं। फिर इसी तरह से एनहेंस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और आपका सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। स्ट्रेटेजिकली क्या है कि इम्प्रूव इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट प्लेस विच इम्प्रूव्स एबिलिटी टू बेटर मार्केट टू डाइवर्स कंज्यूमर्स, potential to improve sales growth and increase market share, potential source of competitive advantage because of improved innovation efforts. या रिजवाना ताहिर कौन है? काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज़। सी आर, वेर इज सी आर? जी सर। यार ये काइंडली अपने ग्रुप में एसएमएस करो कि सब लोग अपना माइक जो है वो म्यूट करें। जब मैं बोलूँगा तभी माइक ओपन होगा। ओके सर। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट प्लेस विच इम्प्रूव्स एबिलिटी टू बेटर मार्केट टू डाइवर्स कंज्यूमर्स। आपकी एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं क्योंकि आपको मालूम ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो मोर डाइवर्स कंज्यूमर्स उसको यूज़ कर सकते हैं। पोटेंशियल टू इम्प्रूव सेल्स थ्रू सेल्स ग्रोथ एंड इंक्रीज मार्केट शेयर। और जब डेफिनेटली आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो आप अपनी सेल्स को भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। जब आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती हैं तो आपका मार्केट शेयर भी बढ़ जाता है। जब आपका मार्केट शेयर बढ़ता है, सेल्स बढ़ती हैं, तो डेफिनेटली आप अपने प्रॉफिट्स को भी अपवर्ड्स करते हैं। पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड इनोवेशन एफर्ट्स। आप अपनी इनोवेशन पे काम कर रहे होते हैं और आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज भी होता है। व्यूड एज ए मोरल एंड एथिकल द राइट थिंग टू डू। ये वही राइट थिंग टू डू है जो हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, जब हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने ये कहा था कि मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, कि डूइंग द राइट थिंग्स और डूइंग द थिंग्स राइट, इन दोनों में ही बेसिकली आपकी सारी की सारी मैनेजमेंट जो है वो गुजर जाती है। अब इसी पीपल मैनेजमेंट को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, जिसको आप एक नज़र पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये सारी की सारी वही एक्सप्लेनेशन है जो यहाँ पे दी गई है। अब अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे रियल लाइफ सिनेरियोज जो है वो दिए गए हैं, आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। ये सारे के सारे अमेरिकन बेस्ड हैं, सो दैट कि आपको समझ आ जाए कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। फिर आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो, अब इस सेक्शन को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूएस पॉपुलेशन है, तो यूएस पॉपुलेशन को ही डिटेल में जाने की ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए वो ये है कि ग्लोबल पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड चेंजिंग ग्लोबल वर्कफोर्स। अब ये ग्लोबली चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से ग्लोबल ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं और वर्कफोर्स के ट्रेंड्स किस तरह से चेंज किए जा रहे हैं। अब उसमें जो सबसे पहला ट्रेंड देखने को आ रहा है वो आपका एज ट्रेंड है। वो एज ट्रेंड क्या है कि फर्स्ट एज लाइफ स्पैन इंक्रीज, सम एरियाज विल हैव अ हायर पोर्शन ऑफ ओल्डर पीपल, यूरोप कंट्री हैज़ अ हायर परसेंटेज ऑफ पीपल ओवर 60 दैन अदर रीजन्स। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की वो ये है कि अभी जो करंट पेंडेमिक चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो है वो सीनियर सिटीजन्स की अमवात हुई हैं। वो सीनियर सिटीजन्स की अमवात क्यों हुई हैं? क्योंकि वहाँ पे उनकी जो
एज ग्रुप्स हैं उसमें उनके सीनियर सिटीजन्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी चीज़ को अगर हम कंपेयर करें जो आजकल के हमारे जो आजकल के हुक्मरान हैं वो भी एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो सारी की सारी यूथ है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास यंग पीपल की जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो हमारे पास यूथ का जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि ये लोग अपने करियर को स्टार्ट करने की बात कर रहे होते हैं और ये मोर एनर्जेटिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर अबव 60 या सीनियर सिटीजन्स। तो जो बेसिकली सीनियर सिटीजन्स होते हैं ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने उनको फीड करना है, क्योंकि वो इतनी एफर्ट नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू द यूथ। अब यूथ जो है वो बेसिकली मल्टीपल जॉब्स मल्टीपल बिजनेसेस कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा अपनी 60s या 70s में चला जाता है तो वो बेसिकली ही और शी इज़ एक्चुअली मोर डिपेंडेंट। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हमारी एवरेज एज जो है वो लेस दैन 60 होती जा रही है। बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि लोग अपनी रिटायरमेंट एज को ही नहीं पहुंचते और उससे पहले किसी न किसी बीमारी में वो चले जाते हैं। अब किसी न किसी बीमारी को आजकल की सिचुएशन में देखें तो आपको सुनने में मिलता है जी कि हर दूसरे से तीसरा बंदा जो है वो कोरोना की वजह से वो जाता जा रहा है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें ये है क्योंकि हमारे जो एज ट्रेंड्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हमारी जो यूथ है वो ज़्यादा है, इसीलिए आप हमारे यहाँ पे उस तरह से डेथ रेशोज़ नहीं हैं जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ में होती हैं। फिर हमारे पास वो यहाँ पे बता रहा है जी कि जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशल ओरिएंटेशन। जेंडर की बात कर रहे हैं, सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। तो आपने आप लोगों ने शायद देखा हो या पढ़ा हो कहीं पे कि पाकिस्तान में फ़ीमेल्स की रेशो जो है वो मेल्स से कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। अगर आपको आज से कोई 6-7 साल पहले मैंने एक स्टडी देखी थी जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि फ़ीमेल्स जो हैं वो 51% ऑफ द पॉपुलेशन है। लेकिन रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट मेरी नज़र से गुजरा है तो उसमें तो उन्होंने कहा था कि 54% पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान इज़ फ़ीमेल्स। और यही वो एक रीज़न है कि आपने अक्सर स्टाइलों पे भी देखा होगा कि 51% सेल लगती है। वो बेसिकली 51% सेल उसकी जेंडर रेशो को भी रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे पास जो फीमेल्स रेशो हैं वो 51% है। ये मैं आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज की फ़िगर्स शायद थोड़ी चेंज हो गई हों, बट इस फिगर का ये मतलब नहीं है कि अगर हमारी फ़ीमेल 70% हो जाएगी तो स्टाइलो जो है वो 70% सेल लगाना शुरू कर देगा। सो दैट इज़ नॉट एक्चुअली लिंक्ड विद द जेंडर रेशो। और फिर इसी तरह से माइग्रेशन है मूवमेंट है। माइग्रेशन मूवमेंट वही जो आप देखते हैं कि लोग जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ चले जाते हैं, तो वो भी आपकी इमिग्रेशंस और एमिग्रेशंस कहलाती हैं। इमिग्रेशंस जो आई से इमिग्रेशन होता है दैट इज़ बेसिकली इनवर्ड्स इनटू द कंट्री। जो एमिग्रेशन जो ई से होता है दैट इज़ एग्जिटिंग फ्रॉम वन कंट्री। तो यहाँ पे जिस चीज़ की बात की जा रही है वो माइग्रेशन है कि कुछ लोग आपकी कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं, कुछ लोग वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ से यहाँ आने की तो कोई बात समझ ही नहीं आती। बहरहाल यहाँ से वहाँ जाने की बात जो है वो इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि लोग उधर उस तरफ को क्यों जा रहे हैं। और डेफिनेटली लोग अपनी अच्छी बिज़नेस या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ देयर चाइल्ड की तरफ जाते हैं, चिल्ड्रन की तरफ जाते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं आपकी ग्लोबल शिफ्टिंग में, जिसमें हम बात कर रहे हैं माइग्रेशन की, इमिग्रेशन वगैरह की। अब टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में आज से चंद एक साल पहले अगर हम बात करें तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी में फ़ीमेल्स बहुत कम नज़र आती थी आपको, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। और ये ट्रेंड इसलिए भी चेंज हो रहे हैं क्योंकि फ़ीमेल्स रेशो जो है वो पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो रही है। तो ये भी एक जो है वो आपकी टाइप है रिलेटेड टू योर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, जिसमें सबसे पहले वो बात कर रहा है एज फैक्टर। जो भी मैंने आपसे अर्ज़ की है कि वो लोग जो 25 के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि ये भी एक आपकी डाइवर्सिटी होती है। और डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से
अब इसमें जो आगे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, और आप भी जब अगले सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जाके, जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कर रहे होंगे, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इस डाइवर्सिटी को हमने मैनेज कैसे करना है। अब वो बेसिकली डाइवर्सिटी को मैनेज करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अब उसमें इश्यूज़ ये आते हैं कि जब आप अपनी लेबर फोर्स में डाइवर्सिफिकेशन एज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रखेंगे, तो होगा क्या कि वो लोग जो आपके 40 से ऊपर के हैं, या ऐसी लेबर जो आपसे 20 से कम की हैं, तो उन दोनों का आपस में एक साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा एनर्जेटिक बंदा है जो ये कहता है कि मैं 6 घंटे से ज़्यादा काम करने को तैयार हूँ, और उसी ग्रुप का दूसरा बंदा जो 45 या 50 साल का, वो 6 घंटे काम करने को तैयार भी नहीं है। तो वहाँ पे फिर इश्यूज़ आ जाते हैं, और जिन इश्यूज़ को बेसिकली एज एन सक्सेसफुल मैनेजर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने इसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे एक आपके पास एक डायग्राम आपके साथ शेयर की गई है, जिसमें वो ये बता रहा है कि आपके डाइवर्सिफिकेशन जो है वो किन किन किस्मों की जो है वो हो सकती है। और अगर आप यहाँ पे देखें, जो अभी चीज़ हमने डिस्कस की है, वो हमने बात की है एज की, और फिर वो आगे जाके बात कर रहा है आपके पास जेंडर की, जिसमें जेंडर से मुराद आपके जो है वो मेल फीमेल्स हैं। और अगर आप देखें यहाँ पे, तो वो बता रहा है कि विमेन 49.5% एंड मैन 50.5% नाउ ईच मेकअप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्क फोर्स। अब ये बेसिकली वर्क फोर्स, दिस 42 बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि ये ऐसे ही नहीं किसी ने कह दिया कि जी किसी जगह पे या दुनिया में जो है वो वीमेंस जो है वो 49.5% हैं और मेंस जो हैं वो 50.5 हैं। ये बेसिकली 42 रिप्रेजेंट करता है आपके रेफरेंस को, कि ये किसी न किसी एक बंदे ने रिसर्च की होगी, और उस रिसर्च की बेस पे उसने ये बताया कि आपकी जो जेंडर की जो रेशो है वो 49.5 और 50.5 है, जिसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे शायद ये वैल्यूज़ डिफरेंट हो, ये देखना पड़ेगा स्टडीज़ में। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो शायद 9-1 रेशो बने आपकी, जिसमें आपके पास 9 मेल्स हैं और एक आपके पास फीमेल हो। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो जेंडर डाइवर्सिटी है ये बहुत ज़्यादा है। फिर आपको वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है रेस एंड एथनिसिटी, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आपकी ज़ात क्या है, और आप किन एथनिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रिलीजियसली आपकी एसोसिएशन किन के साथ है, जिसमें वो ये आपके सारे सुन्नी एलएचई और इस तरह की चीज़ें जो है वो पूछी हैं, देखी जाती हैं। मुस्लिम नॉन मुस्लिम में जो है वो इसी में कंसिडर किया जाता है। रेसिज्म, द बायोलॉजिकल हेरिटेज इंक्लूडिंग स्किन कलर एंड एसोसिएटेड ट्रेट्स, सॉरी, associated traits that people use to identify themselves। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपके जो बाय फेस आपकी जो चीज़ें आपको नज़र भी आ जाती हैं, स्किन्स आपकी जो है वो आप कैरी कर रहे होते हैं। और रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो अक्सर ये कहा जाता है कि जी जो आपकी जो ज़ातें हैं उनसे एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं, मैं किसी भी एक ज़ात के ऊपर ये कमेंट नहीं करना चाह रहा एक्चुअली, तो वो उससे रिलेटेड है। जैसे बात की जाती है कि फ़लाँ ज़ात का बंदा जो है वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, फ़लाँ ज़ात के बंदे जो हैं वो डिपेंडेबल नहीं होते हैं, फ़लाँ ज़ात का है तो ये इस तरह का होगा, फ़लाँ का है तो ये इस तरह का होगा। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास यहाँ पर रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें जो है वो फोकस की जाती हैं। अक्सर घरों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोची जाती है कि जी ये किस ज़ात के हैं आप, और आप कहाँ से हैं। और इससे अगर एक स्टेप और आगे चले जाएं, तो लोग तो इंडिया तक का पूछते हैं कि अगर अच्छा आप फ़लाँ हैं तो इंडिया से हैं, आप माइग्रेटेड हैं या नॉन माइग्रेटेड हैं, अगर आप माइग्रेटेड हैं तो फिर आप इंडिया से कहाँ से हैं। तो ये भी बेसिकली आपकी डाइवर्सिफिकेशन का जो है वो एक फैक्टर है, जो पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखा जाता है। फिर आपके पास वो यहाँ पे बता रहे हैं एथनिसिटी, सोशल ट्रेट्स, जैसे मैंने बात की, सच एज कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड religions that are shared by human population। Ethnicity is related to race, but it refers to social traits that are such as one's cultural background or
एलिजेंस दैट आर शेयर्ड बाय ह्यूमन पॉपुलेशन, तो आपकी एथनिसिटी भी जो है वो आपके सोशल ट्रेंड्स हैं जो आप एक्चुअली शो ऑफ करते हैं। ये एथनिसिटी में जैसे मैंने अभी कहा कि सुन्नी शिया वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भी ऑलमोस्ट इसी में ही जो है वो फॉल करता है। फिर आपके पास यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ हैं एज एन HR, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन HR में है तो इसको तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेबर लॉज में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आप आगे जाके अगर आप HR स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको समझ आएगी। तो अभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि डिसेबिलिटीज़ भी बेसिकली आपकी वर्क फोर्स डाइवर्सिटी होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कोटा सिस्टम होता है और उस कोटा में डिसेबल्ड कोटा भी होता है, कि वो कोटा उन लोगों के लिए जो 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 डिसेबल हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मेरिट लिस्ट बनती है ये GC में भी जब एडमिशन आते हैं तो डिसेबल कोटा भी आपका जाए वहाँ पे, और वो बेसिकली उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि इफ़ यू आर अनएबल टू कम्पीट इन एन ओपन एनवायरनमेंट तो आपकी डिसेबिलिटी, आपका जो है वो डिसएडवांटेज जो है वो काउंट नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस या कंट्रीज़ जो हैं वो आपको आपकी उस डिसेबिलिटी के अगेंस्ट आपको फेवर देते हैं कि जी दैट कि आप नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें और आप अपने सारे मामलात को देख सकें। और आप देखें कि अक्सर आपने अब शायद आप में से कोई मीडिया इतना फॉलो करता है कि नहीं, पाकिस्तान में पिछले दिनों भी जो है वो ब्लाइंड एसोसिएशन के जो लोग थे वो लोग एहतजाज कर रहे थे जी कि हमारे मुतालबात जो है वो पूरे नहीं हो रहे। तो बेसिकली आपकी वो डिसेबिलिटी फैक्टर के वो इंडिविजुअल्स हैं जो जिनकी बिनाई नहीं है और वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उनकी भी एक अलहदा से जो है उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई हुई है। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता है रिलीजन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी मुस्लिम नॉन मुस्लिम है। और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें ऐसा जितना मसला नहीं है, लेकिन अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो जो सबसे प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रहा है वो हिजाब का है। तो हिजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसी जो है वो हर कंट्री की अपनी है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, आपके यूरोप साइड पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि हिजाब का क्या इशू है और क्या पॉलिसी होनी चाहिए। और ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो बियर्ड के हैं, दाढ़ी के प्रॉब्लम्स हैं, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में वो कहते हैं कि आप ये जो स्टाइलो बियर्ड्स हैं वो अलाउड नहीं हैं, और अगर आपने रखनी है तो वो उसकी एक प्रॉपर लुक होनी चाहिए, मतलब क्यों जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैशन नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही हैं। और दूसरी तरफ चले जाएं तो ऐसे रिलीजन्स भी आपको मिलते हैं जिनका किसी पे कोई जो है वो बिलीफ नहीं है, वो ये कहते हैं कि नो गॉड एंड नथिंग एट ऑल। और फिर आपके पास यहाँ पे एक और लास्ट जो आपके पास है सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी, और ये जिसमें आपके वो लोग आ जाते हैं जो मेल फीमेल से अलहदा से हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जिनको बाइसेक्सुअल या दूसरे गे या लेस्बियन वाली जो चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ें ऐसा जितनी प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर हम अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो ये सारे के सारे बेसिकली कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं और उनके पास वहाँ पे इनसे रिलेटेड लॉज भी हैं। तो हमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन चीज़ों में ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस चीज़ को आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, और रही सही कसर हमारी जो है वो सोशल मीडिया और टिकटॉक ने निकाल दी हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली होती कैसे। और अदर टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ में आपकी डिसिमिलरिटीज़ यहाँ आ जाती हैं, जिसमें आपकी सीनियरिटीज़ आ जाती हैं, आपकी एसोसिएशंस आ जाती हैं, आपके टीम मेंबर्स आ जाते हैं। तो डिसिमिलरिटीज़ तो आपकी किसी भी चीज़ पे हो सकती हैं, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक था आपका चैप्टर नंबर 4 क्लियर हो गया। और इसमें जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आपका पर्सनल बायस है। इसको भी वैसे एक नज़र देख लें, वैसे बेहतर है कि आप इसको पढ़ लें। अक्सर आपने सुना होगा कि बायस डिसीजन या बायसनेस की बात की जाती है। तो बायस इज़ अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स अ टेंडेंसी और प्रेफरेंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव और आइडियोलॉजी। इट जनरली सीन्स एज वन साइडेड
पर्सपेक्टिव, वन साइडेड आप ख़ुद से ही परसीव कर लेते हैं बिना अगले बंदे को सुने, इस चीज़ को हम पर्सनल बायस का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। अब उसकी उसकी आगे चंद एक अपशूट्स हैं उसकी, आप कह लेंगे डिवीजन्स हैं, वो किस तरह से हैं कि नंबर वन आपके पास प्रेजुडिस है, अ प्री कंसीव्ड बिलीव, ओपिनियन, जजमेंट टुवर्ड्स अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। खुद से पहले से ही सोच के आप जो चीज़ बना लेते हैं उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। स्टीरियोटाइपिंग, जजिंग अ पर्सन बेस्ड ऑन अ परसेप्शन ऑफ अ ग्रुप टू विच दैट पर्सन बिलोंग्स। स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि अगर जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि अगर आप ये कहते हैं जी कि अगर अगर वो अराई हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो इस तरह का होगा, ये इस तरह का होगा, ये इस तरह का होगा, तो बेसिकली आपने जजमेंट दे दी उसको उस एसोसिएशन ऑफ ग्रुप की वजह से जिसको वो बिलोंग करता है। और फिर डिस्क्रिमिनेशन है कि व्हेन समवन एक्ट्स आउट देयर प्रीजुडिशियल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स पीपल हु आर टारगेट्स ऑफ देयर प्रेजुडिस। और फिर आप उस प्रेजुडिस की बेस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दें, आप उनमें से उनकी जो है वो उनमें आप इख्तलाफ आपका जब आ जाए किसी चीज़ पे और वो चीज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो कि आपने जो है वो ख़ुद से डिसाइड कर लिया कि जी फ़लाँ बंदा फ़लाँ होगा या फ़लाँ बंदा फ़लाँ होगा, तो उसको बेसिकली हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अक्सर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बात करते हैं जी कि फ़ीमेल्स आर नॉर्मली प्रेफर्ड ओवर मेल्स, तो बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसको बोलते हैं कि जब आप किसी एक ग्रुप को बिला वजह दूसरे ग्रुप पे प्रेफरेंस दे देते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली नोन एज योर डिस्क्रिमिनेशन। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी एक सक्सेसफुल मैनेजर के लिए कि वो इस जेंडर या आपकी जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को वो इस तरह से प्ले करे कि वो ऑर्गेनाइजेशन की डाइवर्सिटी लोग उसको डिस्क्रिमिनेशन या ख़ुद से वो उसको डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी में कन्वर्ट ना करे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जेंडर डाइवर्सिटी को डिस्क्रिमिनेशन में अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं तो माइंडेड कि वो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग और एनवायरनमेंट जो है वो इतना सूदी और इतना फेवरेबल नहीं रहता और वो अखाड़ा सा बन के रह जाता है और लोग उसमें जो है वो फिर प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं। जैसे वो ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन वेदर इंटेंशनल और नॉट कैन लीड टू सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एम्प्लॉयज़ एज इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल वी डिस्कस एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपके पास ग्लास सीलिंग का। सो और आई वुड रिकमेंड यू कि आप काइंडली इसको इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो हर एक हेडिंग इसको हेडिंग दें और उस हेडिंग के आगे आप चंद एक 2-4 लाइंस लिखें ताकि आपको पता चले और उनको फिर बाद में आपने याद भी रखना है कि वो बेसिकली क्या चीज़ थी। तो ये बेसिकली आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी आगे आने वाली स्टडीज़ के लिए। तो फिर यहाँ पे एक आपके पास बताया गया है कि ग्लास सीलिंग क्या होती है कि प्रिटेंड यू हैव फिनिश्ड योर MBA डिग्री एंड इट्स नॉट बीन ईजी, यू ग्रेजुएट वर चैलेंजिंग but you feel well prepared for and excited about that the first post MBA job. If you are female, that's first job of 60% you will be at entry level position. However, if you are male, only 46% of you would start out in an entry level position and 2% of women would make it to the CEO or senior executive positions. तो बेसिकली ये आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से जो है वो आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काम करती है। तो जो ग्लास सीलिंग आपका बेसिकली ये आपके जो है वो ग्लास सीलिंग, इसको ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। अब वो बेसिकली ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट क्या होता है कि आप रेजिस्ट करते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ और आपकी कोशिश ये होती है कि आपकी जो अर्निंग्स हैं वो मेल्स और फीमेल से रिलेटेड जो है वो डिस्कस की जाती हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस की बात की जाती है, वर्क लाइफ बैलेंस चैलेंजेस की बात की जाती है और डिफरेंस इन लाइफस्टाइल की बात
भी यहाँ पे डिस्कस की जाती है। तो ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट भी जो है वो बेसिकली आपका आपकी जो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है उसमें प्ले करता है। तो इस तरह से ये जो है वो आपका सारे का सारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? CR किधर चला गया CR? सर वो कह रहा है उसका नेट नहीं चल रहा सही। अच्छा चलो फिर ठीक है। उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुनाई दे रहा था सर, वो कह रहा है आवाज़ कट कट के आ रही, इसलिए वो इशू था। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ओके। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे ग्लास सीलिंग की भी। तो बेसिकली ग्लास सीलिंग आपको क्या है कि अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो बेसिकली ये एक चंद एक ऐसे आपके बैरियर्स हैं जो आपको एक्चुअली दिखाई नहीं देते। ग्लास, आप एज़ यू नो ग्लास एज अ ट्रांसपेरेंट शीट आप उसको कंसीडर करते हैं। जब वो एक ऐसी, और सीलिंग मतलब छत, और आपकी ग्लास सीलिंग, अब इसको अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो वो एक ऐसे इनविजिबल बैरियर्स हैं जो आपकी सक्सेस को रोक सकते हैं या आपकी जॉब परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। ये ऐसे नॉर्मली ऐसे आपके फैक्टर्स होते हैं जो आपको ऐसा दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर हो गया जी? फिर आपके पास यहाँ पे आ गया टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम वहाँ पे ले लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है कि आप इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले है आपका मेंटरिंग, अ प्रोसेस वेयर बाय एन experienced organizational member provides advice and guidance to less experienced members। mentoring बेसिकली क्या है कि ये mentoring आपकी आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी अक्सर आपको देखने को मिलता है कि चंद एक स्टूडेंट्स या कोई एक स्टूडेंट या कोई एक टीचर है वो आपको इतना अच्छा या इतना आप उसको पसंद करते हैं तो आप ये कहते हैं कि सर काइंडली आप मुझे गाइड किया करें या आप मुझे बताया करें, समझाया करें। या टीचर इट्सेल्फ भी जो है वो स्टूडेंट्स को या पूरी पूरी क्लास को जो है वो चीज़ों को सिखाते हैं या समझाते हैं। तो बेसिकली टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो मेंटरिंग भी किसी भी एक सक्सेसफुल टीचर की या एक अच्छे टीचर की निशानी होती है कि वो बच्चों को या अपने जो जूनियर्स हैं उनको किस तरह से सिखाता है। और फिर डाइवर्सिटी स्किल्स ट्रेनिंग्स हैं, आप उनको अगर आपने डाइवर्सिटी सिखानी है तो आप उनको थ्रू ट्रेनिंग्स भी जो है वो चीज़ें सिखा सकते हैं। स्पेशलाइज ट्रेनिंग टू एजुकेट एम्प्लॉयज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड टीच दैम स्किल्स फॉर वर्किंग इन डाइवर्स वर्क प्लेस। आपने उनको सिखाना है कि अगर आपके पास डाइवर्सिटी है तो उस डाइवर्सिटी को आपने किस तरह से जो है वो टैकल करना है, और आपने उसको टैकल करने से आपका जो अल्टीमेट पर्पस है वो आपकी वर्क प्लेस की हेल्दीनेस है कि आपके लोग जो हैं वहाँ पे दे फील मोर कंफर्टेबल। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 4। और अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 को भी साथ में ही। तो आप इसको 4 और 5 को खुद से घर पे पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपके होंगे फिर वो क्वेश्चंस हम अगले सेशन के स्टार्ट में ले लेंगे या इसी सेशन के एंड पे भी ले लेंगे। अब ये सोशल कॉन्शियस मैनेजमेंट है। अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो आपको एक कॉन्सेप्ट शायद आपके लिए नया ही हो क्योंकि आप लोग BBA सेकंड सेमेस्टर के हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम भी दिया जाता है, CSR जिसको बोलते हैं। वो बेसिकली क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस कंट्री में या जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रही है आपने उस सोसाइटी को पे बैक भी करना होता है।
अब उस सोसाइटी को पे बैक करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उस सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो बिज़नेस ऑपरेशंस की कंपनीज़ हैं, जो सक्सेसफुल या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो स्कूल बना देती हैं, यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग कर देती हैं, स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो ये सारे के सारे बेसिकली यहाँ आपके जो पाकिस्तान में तो अभी इतना ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो ओल्ड हाउस बना देते हैं। ओल्ड हाउस वो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी इतना ये नहीं चल रहा, लेकिन लाहौर में चंद एक हैं जो मैंने ख़ुद से भी विज़िट कर रखे हैं, तो ओल्ड हाउस एक्चुअली, तो आप उनको भी जो है वो उनकी जो है लुक आफ्टर भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। अब इसमें इनकी हम सिर्फ डेफिनेशंस को देखते जाएंगे और हम मूव ऑन करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास काम ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे वो बात कर रहा है सोशल ऑब्लिगेशन, व्हेन अ फर्म्स इंगेज इन सोशल एक्शंस बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन टू मीट सर्टेन इकोनॉमिक एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये वही बात कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिनसे आपने कमाया है वो आप वापस उनको पे बैक भी करें। क्लासिकल व्यू क्या है? द व्यू दैट द मैनेजमेंट्स द ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं, क्लासिकल व्यू ये है कि आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और कुछ नहीं है। फिर लेकिन सोशो इकोनॉमिक व्यू क्या कहता है? द व्यू दैट मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज बियॉन्ड मेकिंग प्रॉफिट्स टू इंक्लूड प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग सोसाइटीज़ वेलफेयर। अब आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ सोशो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपने पैसे ही कमाने हैं। अगर आपने पैसे कमाए हैं तो आपने सोसाइटी की वेलफेयर को भी जो है वो इम्प्रूव करना है। सोशल रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? कि व्हेन फर्म एंगेज इन सोशल एक्शन इन रिस्पॉन्स टू सम पॉपुलर सोशल नीड, कि आप लोगों की जो सोशल नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना शुरू कर देते हैं, तो भी जो है वो आपका आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिवनेस है वो कहलाती है। फिर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ बिजनेस इंटेंशन बियॉन्ड इट्स लीगल एंड इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस टू डू द राइट थिंग्स एंड एक्ट्स इन वे दैट आर गुड फॉर सोसाइटी। अब ये वो आ गई आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी मैं बात कर रहा था, CSR की। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी कॉर्पोरेट लेवल की है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपके किसी भी एक बिज़नेस की है। अब आप देखें उसकी डेफिनेशन में भी यही है, अ बिजनेस इज इंटेंशन beyond its legal and economic obligation to do the right things and acts in ways that are good for society। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक बेसिकली ऑब्लिगेशन है कि आपने जो कमाया है वो बेसिकली आपने उसमें से अब वापस सोसाइटी को पे भी करना है। तो अगर हम डेफिनेशंस पे फोकस रखें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो अगर आप इसको देखते जाएं तो फिर आपके पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन मैनेजमेंट का। ग्रीन मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजर्स कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन और नेचुरल एनवायरनमेंट। ग्रीन का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में भी ये काफ़ी ज़्यादा फोकस इस पर है और दुनिया में भी काफ़ी ज़्यादा काम इस पर हो रहा है। इससे पहले एक ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट था। ऑर्गेनिक ज़्यादातर आपके खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस किया जाता है, लेकिन जो ग्रीन का कॉन्सेप्ट है वो आपके मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि आप ऐसे बिजनेस ऑपरेशंस को करेंगे, आप अपनी बिज़नेस को इस तरह से जो है वो ऑपरेट करेंगे कि आपके बिज़नेस ऑपरेशंस का नेचर पे किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी बेसिकली ग्रीन मैनेजमेंट कहलाती है। आप लोगों में से अक्सर जिन लोगों ने FSCs की हुई हैं और उनको शायद पता हो CFC लिखा होता है। अक्सर आप जब कभी रेफ्रिजरेटर्स या कोई इलेक्ट्रॉनिक की ऐसी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उन पर लिखा होता है CFC फ्री। वो बेसिकली CFC फ्री क्या है? वो CFC फ्री बेसिकली आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो आपकी प्रोडक्ट में से वो नहीं निकलते। वो बेसिकली CFC आपकी ओजोन लेयर को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। और अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जिससे आपकी जो ओजोन लेयर है वो डैमेज नहीं होती, तो दैट मीन्स कि आप ऐसे बिज़नेस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, आपके ऐसे
बिजनेस ऑपरेशन है जिनसे नेचर पे किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो वो जो CFC फ्री है, अक्सर आप देखिएगा, आप पता नहीं वो टैग फ्रिजेस पे लगे होते हैं या नहीं। हमारे दौर में तो वो बड़ा बोल्ड सा लिखा हुआ होता है जी कि ये जो प्रोडक्ट है ये CFC फ्री है। तो देखिएगा उसको भी, अगर हो तो शेयर कीजिएगा किसी अपने जो आपका जो बीबी का ग्रुप है उसमें, अगर किसी को मिल जाए तो बाकी लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करें उस चीज़ को। फिर एथिक्स की बात की है। एथिक्स क्या है? पर्सनल आपकी प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स दैट डिफाइन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ये आपकी जो बेसिकली आपकी एथिक्स कहलाती हैं। और इन ये और ग्रीन बिहेवियर का आपके एथिक्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जो है वो अटैचमेंट है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स क्या है? हमें हर एक कूलर के साथ जो गिलास पड़ा है उसको चेंज करने की ज़रूरत क्या है? वो ज़रूरत बेसिकली क्या है कि हमारे वो रॉन्ग बिहेवियर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एथिक्स पे हमारा बिलीफ ही नहीं है। हालांकि एज ए मुस्लिम हमारे एथिक्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि लोग हमारे बिहेवियर्स की एग्जांपल कोड करें। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको बताया कि वो जो हर एक टैंक के साथ आपने ग्लास को जो चेन किया हुआ है वो हमारी एथिक्स हैं। अगर मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो मेल स्टूडेंट्स ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि मस्जिद में जो लगी हुई जो आपकी नल है, जो आपकी जो टूटियाँ हैं बेसिकली, आपने उनको भी जो इस तरह से बेल्ट किया हुआ था कि उनको कोई खोल के ना ले जाए। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग, हमारी एथिकल वैल्यूज़ इतनी डाउन जा चुकी हैं कि हम लोग इन चीज़ों, ये चीज़ें अब हमें गलत लगती ही नहीं हैं। तो वो जो बेसिकली गलत का लगना ना लगना, वो आपके प्रिंसिपल्स, आपकी वैल्यूज़ और आपके बिलीव्स कहलाते हैं, जो अल्टीमेटली टोटली आपके एथिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे वो बात कर रहा है आपके फैक्टर्स दैट डिटरमिन एथिकल एंड अनएथिकल बिहेवियर्स। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे मिला के आपके एथिकल या अनएथिकल बिहेवियर को जो है वो डेवलप करती हैं। एथिकल डायलेमा एक प्रॉब्लम चल रहा है। मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस आती हैं, फिर आपकी इंडिविजुअल, आपकी अपनी ज़ात आती है उसमें, जिसको प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है उसकी इंटेंसिटी आती है। स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स, जो बाकी सारी चीज़ें या सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो आती हैं। वो सारी की सारी मिलके आपके किसी एक एथिकल या अनएथिकल बिहेवियर को जो है वो शो करती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे मैं ये कहूँ कि अगर आपको मार्केट में, अगर आपको ज़मीन पे पड़े हुए चंद के पैसे मिल गए हैं तो वो बेसिकली पैसे अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एथिकली आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसके यहाँ आप उसको वापस लौटाएं। लेकिन 99% पाकिस्तान में वो लोग, वो शायद ही जाए वो कभी किसी को वापस मिले। वो क्यों? क्योंकि उसमें आपका इंडिविजुअल करैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और फिर इशू इंटेंसिटी है कि आपको पता है कि यार बस ठीक है, मिल गए हैं, जिस किसके भी होंगे वो यहाँ से गुजर चुका है, तो उस पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स ये हैं कि आपको पता है कि आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और हमारा बिलीव ही है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि जनाब ये आप अपने खर्चे पूरे कर लें। तो इस तरह से भी जो है वो चीज़ें इंडिविजुअली जो है वो मैटर कर रही होती हैं। और ये उसी जो भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, ये एग्जिबिट 5.3, उसी की डिटेल यहाँ पे नीचे गिवन है। आप इसको एक नज़र देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। इस चैप्टर में माँ सिवाय डेफिनेशंस के आपने कोई और चीज़ डिस्कस या फोकस नहीं करना। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हैं इन चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में। क्लियर हो गया? CR आ गया? CR के नहीं? नहीं सर, नहीं है। क्यों नहीं आया अभी तक? अच्छा, क्यों, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले ले प्लीज़, सो दैट कि फिर हम इसको कंक्लूड करें। सर आप काइंडली पहले लेक्चर सेंड कर दीजिएगा, वो कोई भी नहीं हमारे पास है, मैं रिवाइज नहीं किया हुआ, समझ नहीं लगी कुछ सिग्नल की वजह से। हाँ, वो लेक्चर्स आज ही शेयर हो जाएंगे आपके साथ। मैं आपके पोर्टल पे आपको वो दे दूंगा लिंक उसका, तो फिर आप उसको एक्सेस कर लें वहाँ से जाकर। आज ही हो जाता है। ठीक है सर, ये अदनान बात कर रहा था। थैंक यू सर।
हाँ सर, उमर साहब। अच्छा, वो अदनान के मैसेज आ रहे हैं। और सर कोर्स आउटलाइन भी अगर आप दे दें तो फिर टॉपिक्स का हमें पता चल जाए कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। फिर ऐसे पूरे पूरे चैप्टर कैसे तैयार करने हैं वो हमें आप बता दें कि क्या क्या याद करें पीछे से, जो जो ईजी हो जाएगा। जो जो हमने पढ़ा है वो हमने याद करना है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? सर पूरे पूरे चैप्टर ऐसे डिस्कस किए हैं तो फिर पूरे पूरे चैप्टर याद करने हैं। हाँ जी। सर एग्जाम्स जी क्या कह रहे हो? सर एग्जाम के रिलेटेड कोई इन्फो है तो वो शेयर कर दें काइंडली। यार एग्ज़ाम्स का अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं, जैसे ही कोई डिसीजन जी होगा सर। तो फिर अब आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपके एग्ज़ाम है, आपके साथ ही शेयर करेंगे, लेकिन अभी कोई डिसीजन आया नहीं है इसमें। ठीक है सर, थैंक यू। ये तैमूर था? जी सर। ओए क्या हाल है तुम्हारा? सर करम है अल्लाह का, आपने? तू लाहौर जाके गायब ही हो गया यार। सर